हम एक खुशहाल फैमिली को देखते हैं जो एक बोट पर कैरेबियन ओशन के बीचों बीच मौजूद होती है। यह फैमिली अपने बेटे बेन का बर्थडे खास बनाने के लिए समुद्र के बीच आई थी। पल खुशनुमा थे और हर कोई बेहद खुश था, लेकिन इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। कुछ बेन और उसके पिता टॉम फिशिंग का मजा ले रहे थे, जबकि बेन की माँ जूलिया अचानक समुद्र में स्विमिंग के लिए कूद पड़ती है। बोट पर मौजूद हर कोई रिलैक्स मूड में था। तभी जूलिया को एहसास होता है कि मानो कोई विशालकाय चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। वह इधर उधर देखती है, लेकिन पानी में कुछ दिखाई नहीं देता और तभी अचानक कोई रहस्यमयी ताकत उसे नीचे खींच लेती है। उसी समय बोट पर रखे इक्विपमेंट्स भी तेजी से मूव करने लगते हैं, मानो समुद्र में कोई बड़ी हलचल हो रही हो। बेन और टॉम को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि दोनों फिशिंग में बिजी होते हैं। उधर जूलिया कुछ ही सेकंड्स में बोट से दूर जा चुकी थी और पानी में डूबने लगी। वह जोर जोर से टॉम को पुकारती है। जूलिया की बेटी कैसी उस वक्त हेडफोन लगाकर संवाद ले रही होती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसकी माँ पानी में उतर चुकी है। जूलिया और दूर जाती जा रही थी, तभी किस्मत से टॉम को उसकी हल्की सी आवाज सुनाई देती है। टॉम बोट का इंजन स्टार्ट करता है और पास जाके पानी में कूद पड़ता है और अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है। टॉम किसी तरह जूलिया को संभाल लेता है और आखिरकार दोनों बोट तक पहुंच जाते हैं। जूलिया अब सुरक्षित थी, लेकिन टॉम यह नियम बना देता है कि आगे से बिना बताए कोई पानी में नहीं उतरेगा। रात होने लगती है और सब मिलकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। केक काटने और मस्ती के बाद अचानक कैसी को अपने बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वह बताती है कि वे सब बोट पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड गंभीर होकर कहता है कि जल्दी से सतह की तरफ लौट आओ। टीवी पर बताया जा रहा है कि कुछ असाधारण और बड़ा होने वाला है। कैसी नोटिस करती है कि कॉल के बैकग्राउंड में शहर में भयानक तूफान आ रहा है। यह देख वह घबरा जाती है क्योंकि वे बीच समुद्र में थे। कुछ और बात करने से पहले ही कनेक्शन कट जाता है। वह फौरन अपने माता पिता को इस बारे में बताती है। यह सुनकर सब अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि बोट के आसपास कई व्हेल और शार्क घूम रही हैं। टॉम, जो एक एक्सप्लोरर रह चुका था, समझ जाता है कि यह किसी बड़े तूफान की चेतावनी है, लेकिन उससे पहले इन शार्क से निपटना जरूरी था। अचानक उनकी बोट जोरदार तरीके से हिल जाती है। सभी डर जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि किसी विशाल शार्क ने बोट को टक्कर मारी है। वह नीचे पानी में जाकर चेक करता है और देखता है कि बोट के तले में बड़ा डेंट पड़ गया है। वापस आने पर उसके कंधे पर गहरी चोट दिखती है। जूलिया जल्दी से उसके जख्म पर स्टिच करती है। टॉम बताता है कि इंजन खराब हो चुका है और अब बोट आगे नहीं बढ़ पाएगी। वे सब समुद्र के बीच फंस चुके थे। मदद बुलाने की कोशिश होती है, लेकिन सिग्नल पूरी तरह गायब है। सभी परेशान थे कि अचानक नेटवर्क क्यों बंद हो गया। तभी उन्हें बाहर से जोरदार धमाका सुनाई देता है। बाहर जाकर देखते हैं कि एक विशाल मीटियोरॉइड उनकी ओर बढ़ रहा है। अगर टकराता तो सीधा बोट खत्म हो जाती। टॉम मजबूरी में इंजन स्टार्ट करता है। बोट को बचाने की कोशिश में इंजन पूरी तरह डैमेज हो जाता है। दरअसल आसमान से गिर रहे ऑब्जेक्ट्स उपग्रह यानी सैटेलाइट के टुकड़े थे। यही वजह थी कि रेडियो और फोन काम करना बंद कर चुके थे। अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि एक और मीटियोरॉइड उनकी ओर बढ़ता दिखा। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। सभी जल्दी से बोट के नीचे जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो वे पानी में डूबे नहीं। कुछ देर बाद बोट तेजी से झटके खाने लगती है। हर किसी को महसूस हो जाता है कि अब बच पाना लगभग नामुमकिन है। तभी अचानक इन लोगों को बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और उसी झटके से यह सभी बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब इन्हें होश आया तो उन्होंने पाया कि वे अब भी जिंदा हैं। हाँ, शरीर पर चोटें जरूर आई थी, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि उनकी बोट में कई जगह छोटे बड़े छेद हो गए थे। फिर भी अंदर पानी बिल्कुल नहीं घुस रहा था। फैमिली धीरे धीरे बाहर निकलती है और जो नजारा उनकी आंखों के सामने आता है उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वे देखते हैं कि उनकी बोट अब समुद्र में नहीं बल्कि सूखी जमीन पर खड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए। टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालकर दिशा देखने लगता है। वह समझ जाता है कि यह किसी साधारण तूफान का नतीजा नहीं बल्कि धरती के साथ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उसके मुताबिक धरती के पोल बदल गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह अब साउथ पोल और साउथ पोल की जगह नॉर्थ आ चुका है। इसी वजह से समुद्र का पानी वहां चला गया जहां पहले जमीन पर लोग बसे हुए थे और जहां समुद्र था वहां अब जमीन रह गई है। इस बदलाव के चलते जमीन पर रहने वाले लोग शायद अब जिंदा न बचे हों। जूलिया तुरंत बचे हुए खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगती है। वहीं बेन अपने बर्थडे के सारे गुब्बारे आसमान में उड़ाता है ताकि अगर कहीं कोई इंसान बचा हो तो उन्हें देखकर यहाँ तक पहुँच जाए। टॉम भी हार मानने वाला नहीं था। वह रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद तो नहीं थी कि कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन अचानक से रेडियो पर आवाज आती है। यह आवाज एक कैप्टन की थी जिसका नाम नाटो था। वह भी इस फैमिली की तरह जिंदा बच गया था क्योंकि उसकी सबमरीन समुद्र के भीतर थी। टॉम तुरंत कैप्टन से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब कैप्टन उन्हें वह बात बताता है जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। नाटो कहता है कि धरती के जो पोल बदले हैं वे लगभग एक हफ्ते में अपनी पुरानी जगह पर लौट आएंगे।
लेकिन उसके लौटने पर उसकी लहरें इतनी भयानक होंगी कि जमीन पर किसी के बचने की संभावना बेहद कम है। कैप्टन साफ कहता है कि वह तो सबमरीन में सरवाइव कर लेगा, लेकिन टॉम और उसकी फैमिली को तुरंत कोई ऊंची जगह ढूंढनी होगी। ये सुनकर जूलिया फौरन बच्चों से पैकिंग शुरू करने को कहती है। टॉम एक और सवाल करता है, क्या उनकी फैमिली सबमरीन में जगह पा सकती है? लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं। उसकी सबमरीन के अंदर उसका एक साथी पहले ही मारा जा चुका है और अब वहाँ केवल 2 लोगों की ही जगह बची है। नाटो कहता है कि वह एक इंसान को तो रख सकता है, लेकिन बाकी बाहर ही रह जाएंगे। ये सुनकर टॉम का दिल बैठ जाता है। वह कैप्टन से गुजारिश करता है कि प्लीज मेरे दोनों बच्चों को अपनी सबमरीन में ले लो, बदले में मैं तुम्हें हमारे पास बचा सारा खाना दे दूंगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद कैप्टन उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है। वह टॉम को मैप पर अपनी लोकेशन समझा देता है ताकि वे वहां तक पहुंच सके। अब टॉम को थोड़ी उम्मीद बनती है। वह अपनी वाइफ को बताता है कि कैप्टन की सबमरीन तक पहुंचने में उन्हें करीब 2 दिन लगेंगे, यानी समुद्र का पानी लौटने से पहले वे अपने बच्चों को वहां तक सुरक्षित भेज सकते हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो कम से कम बेन और कैसी की जान बच जाएगी। अगली सुबह पूरा परिवार अपनी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। तभी टॉम देखता है कि दूर से एक अजनबी शख्स अपने कुत्ते के साथ उनकी ओर आ रहा है। वह आदमी देखने में बेहद थका हुआ और घायल लग रहा था। उसने सोचा कि क्यों न इसकी मदद की जाए, इसलिए वह पानी की बोतल लेकर उस आदमी के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उस अजनबी ने पानी पिया, उसका व्यवहार अचानक बदल गया। शुक्रिया कहने की बजाय उसने टॉम पर ही हमला कर दिया। दूर खड़ी जूली यह मंजर देखकर हैरान रह गई। उस व्यक्ति ने अपने पास पड़े चाकू से टॉम को घायल कर दिया और टॉम वहीं ढेर हो गया। इसके बाद वह खतरनाक आदमी जूली की तरफ बढ़ा। अब अपने पति को तो जूली नहीं बचा पाई थी, मगर तुरंत समझदारी दिखाते हुए वह दौड़कर बोट के अंदर जाती है। वहां जाकर वह कैबिन को बंद कर देती है और अपने दोनों बच्चों को उसमें सुरक्षित कर देती है। वह केसी को एक फ्लेयर गन थमाते हुए कहती है कि इसे केवल तब इस्तेमाल करना जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाए। यह बातें चल ही रही थीं कि तभी वह आदमी उनकी बोट तक भी पहुंच गया। खुद को बचाने के लिए जूली जल्दी से बाथरूम में छिप जाती है। अब किलर बोट की तलाशी लेना शुरू करता है। जैसे ही उसे खाने का सामान मिलता है वह टूट पड़ता है। उसका अंदाज साफ बता रहा था कि वह कई दिनों से भूखा था। खाने के बाद वह जूली को ढूंढने निकलता है। आखिरकार वह कैबिन तक पहुंचता है, जहां से उसे पहले हल्की आवाजें सुनाई दी थी। लेकिन जब दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं मिलता। असल में जूली बोट में बने एक छेद से बाहर निकल चुकी थी। तभी उस आदमी का डॉग जूली को देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। मजबूरन जूली को उस डॉग को मारना पड़ा ताकि उसकी आवाज बंद हो जाए। वह खुद बोट के नीचे जाकर छिप जाती है। हालांकि जूली की नजरें किलर पर नहीं पड़ी, लेकिन जब वह आदमी बाहर आकर अपने डॉग को मरा देखता है तो सब समझ जाता है। उसे यकीन हो गया कि जूली अभी भी आसपास ही है। तभी वह जूली को पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जूली फिर से ऊपर चढ़ आती है। वह टूटी हुई खिड़की से रास्ता बनाकर बोट में वापस घुस जाती है, लेकिन ज्यादा देर छुप नहीं पाती और थोड़ी देर बाद वह आदमी उसे पकड़ लेता है। बालों से खींचकर वह उसे पीटना शुरू कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। जूली अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उससे भिड़ती है। कैबिन के अंदर बैठी कैसी यह सब देख रही थी। उसे याद आया कि माँ ने फ्लेयर गन इसी वक्त के लिए दी थी। वह तुरंत फ्लेयर गन चला देती है। गोलियां लगने से किलर पीछे जा गिरता है, मगर उसकी जान नहीं जाती। बस इतना हुआ कि जूली और बच्चों को भागने का मौका मिल गया और बोट में आग भी लग गई। अब जूली बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी बाहर निकलती है। तभी किलर एक बार फिर हमला करता है, लेकिन जूली उसे लात मारकर गिरा देती है। बाहर आने पर कैसी और बेन अपने पिता की लाश देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह सफर इतनी जल्दी मौत और खौफ में बदल जाएगा। बेन खुद को दोष देने लगता है। वह कहता है कि अगर मैंने बलून हवा में न छोड़ा होता तो शायद वह आदमी हमें देख ही न पाता। जूली भी अपने पति के शव से लिपटकर रो रही थी कि तभी उसकी नजर पड़ी। वह किलर अब भी जिंदा था और जलती हुई बोट से बाहर निकल आया। जूली समझ गई कि यहाँ रुकना जानलेवा साबित होगा। वह बच्चों को पकड़कर वहाँ से भाग खड़ी होती है। पीछे उनकी बोट तेज धमाके के साथ फट जाती है। भागते भागते वे लोग थक जाते हैं और एक पहाड़ी के पीछे रुक जाते हैं। उन्हें लगा शायद किलर ने पीछा छोड़ दिया होगा। बेन अभी भी रो रहा था। कैसी उसे सांत्वना देने के लिए पानी लाती है, मगर बेन पानी पीने से इनकार कर देता है। जूली बेटे को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो मदद के लिए बलून छोड़ा था। तभी जूली देखती है कि किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा है। तीनों फिर से दौड़ने लगते हैं। लगातार भागते रहने से वे थकान से चूर हो जाते हैं, मगर पीछे मुड़कर देखते तो पाते कि वह आदमी अब भी पीछा कर रहा है। आखिरकार वे एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां जहरीला पानी बह रहा था। गुजरना खतरनाक था, मगर जूली बच्चों को आदेश देती है कि हमें यहीं से जाना होगा। जहरीले एसिड से गुजरते हुए सबकी हालत बिगड़ जाती है। बेन डिहाइड्रेट हो जाता है। बचे हुए पानी की कुछ बूंदें जूली उसे पिलाती है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। अब कैसी का हौसला टूटने लगा। उसने कहा, शायद हम जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ कोई सबमरीन है ही नहीं। ये सुनकर जूली गुस्से में उसे डांट देती है और कहती है, चुप रहो,
जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। माँ की बात मानकर दोनों बच्चे फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें एक पुराना प्लेन दिखाई देता है जो सालों पहले समुद्र में गिरा होगा। वे लोग उस प्लेन के अंदर छिप जाते हैं। जूली आखिरी बार कल रात ली गई फैमिली फोटो देखती है और सब लोग टॉम को याद करके रो पड़ते हैं। अब रात हो चुकी थी। थकान से बेहाल तीनों सो जाते हैं। कैसी और बेन गहरी नींद में थे। तभी अचानक एक आवाज से कैसी की आंख खुलती है। वह धीरे से बाहर झांकती है और देखती है कि वही किलर अब भी उनके पीछे है। अब इन तीनों को इस खतरनाक किलर से किसी भी हाल में अपनी जान बचानी थी, इसलिए कैसी उसी जगह पर बैठकर सोने का नाटक करने लगी। किलर ने समझा कि वह सो रही है और जैसे ही हमला करने आया, जूली ने पीछे से वार किया। इस बार जूली बेहद गुस्से में थी। उसने किलर पर कई बार हमला किया और आखिरकार उसकी जान ले ली। खतरा टलते ही जूली को एक तरह का सुकून महसूस हुआ और वह थोड़ी देर शांत होकर बैठ गई। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि किलर की लाश पूरी तरह बुरी हालत में थी। किसी अजीब जीव ने उसे अंदर से काटकर खत्म कर दिया था। इससे उन्हें यह अंदाजा हो गया कि आसपास खतरनाक क्रिएचर मौजूद हैं। अब उनकी पहली प्राथमिकता थी कैप्टन की सबमरीन तक सुरक्षित पहुंचना। जूली अपना मैप देखकर रूट समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं बेन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। कुछ देर बाद बेन को पानी दिखा और बिना सोचे समझे उसने पीना शुरू कर दिया। जूली ने उसे चेतावनी दी कि यह तालाब जहरीला है, लेकिन प्यास और थकान में बेन उसकी बात नहीं मान सका। जूली दौड़कर उसके हाथ से पानी छुड़ा लेती है। तब तक बेन काफी पानी पी चुका था। थोड़ी देर बाद वह बीमार पड़ गया और चलने में असमर्थ हो गया। इसलिए जूली और केसी ने पास ही एक शेल्टर बनाया और कुछ देर आराम किया। तभी जूली को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो ढेर सारे क्रैब्स उनके पास बढ़ रहे थे। डर के मारे उन्होंने तेजी से भागना शुरू किया। थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक बहुत बड़ी शिप देखी। यह एक कार्गो शिप थी जिसमें कई कंटेनर्स रखे हुए थे। इन तीनों ने तुरंत उन कंटेनरों में छिपने का फैसला किया। पीछे क्रैब्स की बड़ी सेना थी, इसलिए अब उन्हें खुद कुछ उपाय करना था। कोई और रास्ता न होने के कारण जूली ने अपने दोनों बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाया। जूली खुद ऊपर चढ़ते हुए एक केकड़े के काटने का शिकार हो गई, मगर उसने अपनी जान बचाते हुए खुद को ऊपर पहुंचाया। उसके बाद उसने अपने पैरों के जख्म को अपने स्कार्फ से बांध लिया और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। अगली सुबह जूली होश में आई, लेकिन उसके दोनों बच्चे नहीं दिखे। तभी दूर से उसे केसी और बेन आते दिखाई दिए। असल में वे खाने पीने और हथियार ढूंढने गए थे। खुशकिस्मती से अब वहाँ कोई केकड़ा नहीं था। जूली ने अपने जख्मों की देखभाल की। बेन कंटेनर के अंदर मरे हुए लोगों के हथियार इकट्ठा कर रहा था ताकि खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इसके साथ ही उन्हें थोड़ा खाना भी मिल गया। उसके बाद जूली ने कैप्टन से संपर्क किया। कैप्टन ने बताया कि उसके ऊपर भी यही क्रिएचर हमला कर चुके हैं और वह गंभीर रूप से जख्मी है, इसलिए वह जूली की मदद नहीं कर सकता। उसने यह भी बताया कि समंदर का पानी जल्द ही अपनी जगह पर लौटने वाला है। यही वजह थी कि समुद्री क्रिएचर फिर से वहां लौट आए थे। जूली ने रोते हुए सोचा कि सबमरीन तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेना है उन्हें पता नहीं था। रात भर भागने के कारण उनका मैप भी कहीं गिर चुका था, इसलिए कैप्टन ने उनकी मदद के लिए अपनी फ्लेयर गन से हवा में सिग्नल फायर किया। बेन ने उसे देख लिया और इसका इस्तेमाल रास्ता ढूंढने के लिए किया। तीनों अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, मगर अभी भी सावधान रहना जरूरी था। धीरे धीरे वे फ्लेयर की रोशनी की दिशा में चल पड़े। हर कदम पर खतरा था, लेकिन अब उनके पास केवल यही विकल्प बचा था। मगर सबमरीन की जगह उनसे बहुत दूर थी। ये लोग तेजी से वहाँ की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन और चट्टानी था। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनके रास्ते में लैंडस्लाइड होने लगी। जूली, जो सबसे पीछे थी, एक बड़े पत्थर के नीचे फंस गई। केसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को और अपने भाई को बचाने का वादा किया। केसी ने बेन को पकड़कर आगे बढ़ाया। जब वे सबमरीन तक पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। दोनों जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। तभी पीछे से कैप्टन आया। वह बुरी तरह से जख्मी था। उसने बताया, सबमरीन में केवल 3 लोग बैठ सकते हैं। मेरे बचने के चांस बहुत कम हैं। यहाँ बैठकर मैं भी नहीं बच पाऊंगा। सुनकर केसी जल्दी से पीछे मुड़ी और जूली की तरफ दौड़ी। तभी उनके पीछे केकड़ों की सेना आ गई। जूली ने अपनी गन से उन पर गोलीबारी शुरू की, लेकिन जल्दी ही उसकी गोलियां खत्म हो गईं। तभी कोई क्रिएचर उस पर हमला करने आया और केसी ने ऊपर से हाथ देकर उसकी मदद की। जूली वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। तीनों तेजी से सबमरीन तक भागे। वे बिना समय गंवाए सबमरीन के अंदर बैठ गए। पीछे भयानक केकड़े भी उन्हें पीछा कर रहे थे। तभी एक विशाल समुद्री लहर उनके सामने दिखाई दी। यह लहर कई 100 मीटर ऊंची थी और बेहद खतरनाक लग रही थी। यह लहर इतनी तेज थी कि सबमरीन को जोर से टकरा दिया। तीनों बेहोश हो गए। जब जूली को होश आया तो उसने देखा कि सबमरीन अब पानी में नहीं थी, बल्कि वह बड़ी लहर उन्हें बहाकर एक शहर में ले आई थी। ये शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। आसपास सब कुछ ध्वस्त था और जमीन पर इंसान लगभग खत्म हो चुके थे। अंत में फिल्म इस डरावने और रोमांचक दृश्य के साथ खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।